मोदी की ओर से आपको नमस्ते। आइए आज हम लोग आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए उत्तर लेखन बात करेंगे रणनीति 4 पर कि रणनीति 4 में क्या लिखें, कैसे लिखें ताकि मैक्सिमम मार्क्स को ला सकें और ज्यादा से ज्यादा नंबरों के साथ हम लोग मेंस परीक्षा क्वालिफाई कर साक्षात्कार दे सकें और साक्षात्कार के बाद हम लोग सफलता के लिए अंतिम रूप से जो इंटरव्यू है उसमें सफल हो। ये किताब ले लेना है आप लोग को, प्रश्नावली वाली किताब है। मैं इसके लिए चूंकि साक्षात्कार के लिए लिखी गई है लेकिन ये प्रश्न उत्तर के साथ में है, 4-4, 5-5 पंक्तियों का बहुत अच्छा और शानदार आंसर दिया गया है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो इससे आपको आंसर राइटिंग की शैली विकसित होगी, आंसर फॉर्मेटिंग आप कर पाएंगे चीजों को। तो इस किताब को ले लीजिएगा, हम ही लोग की किताब है, ये मार्केट में मिल रही है। इसको मैं पिछले क्लास में बताया था कि कैसे इसका उपयोग करना है। तो चीजों को लेकर कई सारे इसमें कीवर्ड्स भी हैं, इसको तेजी से पढ़ जाइएगा। खास करके हिस्ट्री वाले जिनका ऑप्शनल है और जिनका हिंदी ऑप्शनल है वो तो ले ही लीजिएगा। जैसे देखिए ब्रिटिश काल के दौरान विशहरीकरण हुआ, इससे आप क्या सहमत हैं? 57 क्रांति में बौद्धिक वर्ग क्यों पृथक रहे? 57 का विद्रोह उत्तर भारतीय क्षेत्र में ही क्यों हुआ? देशी रियासतों में आंदोलन देर से शुरू हुआ। तो हिस्ट्री हिंदी वाले ले लीजिएगा, बाकी लोग जीएस वाले के लिए भी बड़े काम की चीज, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखिए, आइए हम आपको ये दिखाते हैं मॉडल आंसर, कैसे आंसर लिखा जाता है। ये जैसे इतिहास के कुछ मॉडल आंसर हैं। देखिए प्रश्न है, मुगल युग के दौरान भारतीय प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। कैसे हमने आंसर के स्टार्टिंग में एक फिगर दिया है मुगल प्रशासन और किस तरह से केंद्रीय प्रशासन है, उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन है, नगर प्रशासन है, परगना, स्थानीय प्रशासन, सबको डिटेल्स दिया है। यहाँ भी हमने छोटा से एक फिगर में इसे दिया है, देखिए समझिए चीज़ों को। फिर इसके बाद हमने डिटेल्स में फिर इसको हमने एलेबोरेट किया है, बस आप समझते जाइए, देखते जाइए केवल। फिर यहाँ केंद्रीय प्रशासन को एलेबोरेट किया, पॉइंट में आंसर हमने लिखना शुरू किया है, देखिए आप ये सब है, देख रहे हैं ना। फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर स्थानीय प्रशासन को लिखा गया है पॉइंट में, जहां जहां जो जरूरत है। ये रेड पेन से रिवीजन किया था इसलिए मेन ब्लू पेन वाला ही देखिएगा। फिर यहाँ मनसबदारी जागीरदारी को किए हैं, कुछ विशेषताएं को बताए हैं। फिर यहाँ हमने मूल्यांकन किया है और निष्कर्ष देखिए। निष्कर्षतः मुगलकालीन प्रशासन नई मायनों में अद्वितीय, विशिष्ट, कुशल, संगठित, अपने स्वरूप में योग जैसी प्रमुख विशेषताओं से परिपूर्ण थी, जो आधुनिक ब्रिटिश कालीन एवं स्वातंत्र्योत्तर भारतीय प्रशासन की आधार स्तंभ है। आप समझ सकते हैं चीजों को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पब्लिक एड का, ब्रिटिश युग में भारतीय प्रशासन के उद्विकास का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। देखिए ब्रिटिश काल में पूछा गया है भारतीय प्रशासन का। देखिए हमने कैसे कैसे दिया है। कंपनी शासन में द्वैत शासन, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1783 का अधिनियम है, 1813 का चार्टर है, 1833 का भी चार्टर है, ये किया। फिर ब्रिटिश क्राउन के समय में दिया है क्राउन 1858 अधिनियम, 61 अधिनियम, 92, 1909, 1919, 35, 47। फिर इसके बाद हमने ब्रिटिश काल में एक और दिया है प्रशासन में क्या क्या, न्याय, जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन, केंद्रीय सचिवालय, वित्तीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य, सामान्य, प्रांतीय। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को। देखिए कैसे हमने जो एक कॉपी जो चेक करेंगे वो पहले ही समझ जाएंगे कि ये लड़का क्या लिखा होगा आगे चल के। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं किस तरह से हमने फिगर ग्राफ के माध्यम से, बार बार मैं बताता हूँ कि आपको भी इस तरह से प्रेजेंटेशन करता। अब देखिए हमने स्टार्टिंग किया यहाँ से और फिर उसके बाद में विशेषताएं 1765 इलाहाबाद परिचय देते हुए ये शुरू कर दिया हमने। और ये फिगर है, आप भी फिगर बना लीजिएगा। ये तो नोट्स का कॉपी था इसलिए ये फिगर बना दिया था। अब इसके बाद हमने डेवलपमेंट लिख दिया, ऐसे कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। 1858 से 1919 तक इसके पहले का है। फिर इसके बाद 1861 का अधिनियम, 92, 1909 मार्ले मिंटो, 1919 का अधिनियम है, फिर 1935 का अधिनियम है, यहाँ अन्य है, फिर केंद्रीय सचिवालय का विकास है, यहाँ ये सब दिया हुआ है। फिर पुलिस प्रशासन का विकास है, न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ विशेषताएं दे दी अंत में। फिर प्रशासन का स्वरूप नियमाकीय था, शक्तियों का पृथक्करण, कानून विधि व्यवस्था का शासन, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रभुत्व, देख रहे हैं ना ये सब डिटेल्स में। निष्कर्ष दिया गया है, ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीतियों के तहत बनाई गई थी, जिसे नियामकीय राज कहा गया जाता है। अनेकों सीमाओं के बावजूद
ब्रिटिश प्रशासन भारतीय प्रशासनिक संवैधानिक व्यवस्थाओं का आधार स्तंभ है। एक राजस्व प्रशासन छूट गया था इसलिए यहाँ दे दिए हैं। इस तरह से देखिए भारतीय संविधान एक सामाजिक प्रलेख है। इस कथन को समझाइए किस तरह से, यहाँ फिगर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से आपको भी आंसर को लिखना है। फिर हमने स्टार्ट किया है। लिखित संविधान, विशाल संविधान विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त है। एकल संविधान कठोर लचीला है। संविधान की सर्वोच्चता है, एकात्मकता की ओर झुकाव है। डिटेल्स ये हमने दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर की आवश्यकता थी तो एक फिगर भी दिया गया है। इस तरह से ये डिटेल्स, इस तरह से आपको भी आंसर लिखना होगा। यहाँ देखिए एंड किया गया निष्कर्ष के साथ में। तो बस मेरे कहने का मतलब था, मैं आपको एक बस कुछ मॉडल दिखाना चाहता था। इस तरह से इसको भी देख लीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था किस तरह से जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ बॉक्स बना के संघवाद की विशेषताएं को ऐसे करके डिफाइन हमने किया। फिर यहाँ पर बॉक्स बनाकर संघात्मक शासन व्यवस्था को दिया। देख सकते हैं आप यहाँ से कैसे कैसे विशेषताओं को दिया गया है। चीज़ों को समझिए, है ना। तो बस मैं यही आपको बताना चाहता था, दिखाना चाहता था। और एक चीज़ और मैं बार बार कहता हूँ कि बीपीएससी का मॉडल जो भी है 58वीं 53वीं 55वीं में हम लोग जब एग्जाम 48वीं से 52वीं का मॉडल प्रश्न पत्र को बार बार देखिए और पॉइंट वाइज देखिए कि बीपीएससी क्या चाहती है। बिहार, जैसे एक प्रश्न मैं मॉडल बताता हूँ कि बीपीएससी ये दी थी, बिहार राज्य प्रशासन में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, राज्य की सुशासन तथा ई शासन की यंत्रणा पर चर्चा कीजिए। तो क्या इसमें ये सब पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए। तो आप इसको आप भी ले लीजिएगा, देखिएगा क्या क्या है, जैसे प्रशिक्षण प्रणाली सुधार, कार्यदशा सुधार, प्रशासकीय सामर्थ्य, नवाचार, जनता की प्राथमिकता, उदारीकरण, वैश्वीकरण, प्रभावी कुशल प्रशासन, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, संस्थाओं की बेहतर। ये डिटेल्स में ये दिया हुआ है, ये सब आपके आंसर में होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मॉडल आंसर आप भी ले लीजिएगा। जैसे जिला कलेक्टर की भूमिका पूछा गया, जिला कलेक्टर के महसूल अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट के नाते कार्य तथा अधिकार स्पष्ट कीजिए। अब इतना ये सारा पॉइंट आपके आंसर में भी आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आएगा तो उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये भी आप ले लीजिएगा मॉडल आंसर और देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैं बस बता रहा था आपको। चलिए आइए अब हम लोग बोर्ड पर आते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ये तो मैं आपको मॉडल आंसर बता रहा था कि कैसे कैसे इस तरह से मॉडल आंसर लिखना है। ये कीवर्ड्स था, हमने रणनीति 3 में बताया। अब आज हम लोग बात करें स्ट्रेटजी 4 का। स्ट्रेटजी 4 में है कि अपने आंसर राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको, है ना, डायग्राम का प्रयोग करना है। डायग्राम का प्रयोग करना है, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, आपको मैप का प्रयोग करना है, आरेख का आपको प्रयोग करना है, विभिन्न चित्रों का आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी लगे उससे संबंधित, प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आवश्यक लगे उसका प्रयोग करके आप अपने आंसर को सुंदर और डायनेमिक बना सकते हैं, ताकि आपका स्मार्ट आंसर लगे, है ना, सुंदर आपका आंसर हो। साथ ही साथ आयोग भी चाहती है कि सूक्ष्म होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, कम से कम शब्दों में लिखी गई एक स्पष्ट क्या होनी चाहिए, अभी व्यक्ति होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें संक्षेपण होनी चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, जितना ज्यादा संक्षेपण लिखना है। और जो वर्ड्स लिमिटेशन है, वर्ड्स लिमिटेशन का क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। 250 वर्ड तो 250 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, 250 में एंड कर देना है। और मैं बार बार बताया हूं आपको आंसर कैसे लिखना है, सो है ना। और इसमें से कीवर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना है। और आंसर प्रश्न पत्र मिलने के साथ में ही आंसर का आपको क्या करना है कि प्रश्न जैसे ही आपको मिलता है आंसर का फॉर्मेटिंग आपको तैयार कर लेना है कि आपको आंसर कैसे कैसे लिखना है। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, 1 2 3 4, पैरा 5, पैरा 6, ये 4-5 पैरा में मेरे आंसर कैसे होना चाहिए, ये मैं पहले बता चुका भाई है।
आपको लिखने के क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा कीजिएगा, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप या तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, नहीं तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये डिपेंड किस पर करेगा, प्रश्न के पैटर्न पर करेगा। यदि मेरा निजी राय पूछेंगे, मैं भी करता था, तो आप अपने प्रश्न में दोनों का प्रयोग कीजिए, पैराग्राफ का भी और पॉइंट का। आप कहिए कि सर पैराग्राफ का प्रयोग क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग जो मैंने बताया था कि आप अपने जो लेखन शैली है इसको कई भागों में आपको बांटना, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटना है। जो प्रथम भाग है, प्रथम हिस्सा जो है सो वो 50 वर्ड का ये प्रस्तावना, जो भी प्रश्न पूछा गया तो उसके बारे में उसका परिचय देंगे ना। प्रस्तावना यानी परिचय, जैसे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य क्या, उसी तरह से परिचय देंगे आप 50 वर्ड में। तो इसे आप क्या लिखिए, पैरा में लिखिए, है ना, पैराग्राफ में लिखिए इसको। और परिचय के बाद दूसरे भाग में आप जब दूसरे भाग में आएंगे कि जो क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा क्या है और क्यों है, यानी कि मुख्य बॉडी है प्रश्न का, क्या है, मुख्य पार्ट है, इसको क्या कीजिए आप पॉइंट में लिखिए, ठीक ना, पॉइंट में लिखिए, पॉइंट वाइज, समझ गए हैं ना, पॉइंट में लिखना है इसको। आइए तीसरे सेगमेंट में ये भी 50 वर्ड का रहेगा, 50 वर्ड का। थर्ड में भी आपको 50 वर्ड में लिखना है, इसमें भी आपको पॉइंट में लिखना है, लेकिन इसमें कोशिश कीजिए कि फिगर बना दें, फिगर के माध्यम से आपको प्रेजेंट करना है। इस तरह से बॉक्स बना दीजिए, पॉइंट को दे दीजिए ऐसे बॉक्स ऐसे आप बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर उसको सेंटर में लिख दीजिए जो पूछा जाता है, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ नहीं तो इसमें आप अपने मैटर को लिखिए, मुख्य भाग को, और फिर इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं, या गोल एक रथ का पहिया बना दे सकते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग। और इसके अलग अलग भागों में भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। ये मेन बॉडी का हिस्सा है, आप तीसरे भाग में इसको ऐसे लिखेंगे। आइए अब देखिए, इसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि आपको लगता है तो मैप का भी प्रयोग करना है, इंडिया का मैप या फिर बिहार का मैप, इसको बार प्रैक्टिस कर सीख लीजिए। जल्दी से फ्री हैंड स्केच बनाना है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फ्री हैंड स्केच बनाना है आपको इस तरह से, ठीक ना, समझे कि नहीं समझे, तो इस तरह से तेजी से, या फिर बिहार का बनाना है तो ऐसे करके बिहार का बना दीजिए। ये मैप से आंसर आपका क्या होगा, डायनेमिक होगा, चीजें संतुलित होंगी। फिर इसके बाद आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कई सारे यहाँ चीज दिए हुए, मान लीजिए कि इसकी एक क्रमबद्धता होगी, तो यहाँ से ऐसे करेंगे ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे यहाँ ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से, इसके बाद ये ऐसे, इसके बाद फिर ये, इसके बाद ये, आप एक पेज में या आधे पेज में इस तरह से करेंगे, यानी ये इसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, बशर्ते कि वो आंसर के अकॉर्डिंग आप बढ़िएगा। तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कई सारे पैराग्राफ से लिखने में आप बचेंगे। इस तरह से आप पॉइंट में अपने क्या करेंगे, आंसर्स को दे सकते हैं। पॉइंट बनाने के कई सारे तरीके भी होते हैं, बॉक्स बना के, कॉलम बना के, है ना, जैसे इस तरह से बना सकते हैं, 4 भाग इसमें पॉइंट दे सकते हैं, इस तरह से बना के मुख्य रूप से, है ना, इसमें भी 4 भाग दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स देना है तो इसमें भी, इसमें ऐसे करके दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें दीजिए पॉइंट अलग अलग, बीच में कुछ फिगर तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर जैसा भी बना सकते हैं, ऐसे इसमें भी पॉइंट दे सकते हैं। जैसे जो अच्छा लगता है ना, आप अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए, और जितना ज्यादा इसका प्रयोग करेंगे उतना ही आंसर आपका डायनेमिक होगा। और फिर उसके बाद लास्ट में चौथा जो होगा, हमेशा प्रश्न में क्या लिखना है, प्रासंगिकता लिखना है, प्रासंगिकता लिखना है। और यदि पूछा जाता है उसकी सीमाएं, तो सीमाएं भी देनी है। सकारात्मक पक्ष पूछा जा रहा है तो सकारात्मक चीजें भी देनी है। ये भी आपको 50 वर्ड 60 वर्ड जैसा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको, या तो जैसा देख लीजिए, पॉइंट बनता है तो पॉइंट में, नहीं तो पैरा बनता है तो पैराग्राफ में इसको आप दीजिए। और लास्ट में क्या करना है कि आपको एक 5वां या 6ठे फॉर्मेटिंग के हिस्से में हमने बताया कि निष्कर्ष आपको अवश्य देना है। निष्कर्ष क्या होना चाहिए, आशावादी, सकारात्मक और भविष्योन्मुखी होनी चाहिए, जो कि आपके आंसर से रिलेटेड है, और इसकी एक महत्वाकांक्षी भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण परिलक्षित होती है, और हमेशा उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और अपने देश भारत और अपने खास करके राज्य बिहार के
भलाई के बारे में, विकास के बारे में, उन्नति के बारे में, लोकतंत्र के बारे में होनी चाहिए। और हमेशा अपने आंसर में हमेशा कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। आपका आंसर जो भी होगा वो संविधान सम्मत होनी चाहिए, संवैधानिक रूप से होना चाहिए। हमेशा आंसर में क्या हो, मानवाधिकारों का सम्मान होनी चाहिए, शासन प्रशासन का सम्मान हो, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए, विश्व संस्थाएं हैं या विश्व व्यवस्थाएं हैं इसका भी सम्मान होना चाहिए। आपके आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी का प्रयोग होना चाहिए। केस स्टडी आपके ग्राम से शुरू होकर आपके जिले से लेकर आपके राज्य, आपके देश या विदेश कहीं भी हो सकती है। हाल में कई सारे कोरोना के समय में नए नए स्टार्टअप हुए हैं, नई नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, उनका भी प्रयोग करना है। आपके आंसर में जहां संभव हो आपको आंसर को समसामयिकी से जोड़ना है, समसामयिकी से, करंट अफेयर्स से आपको जोड़ना है। जैसे शिक्षा का कोई प्रश्न हो तो हम लोग उसमें नई शिक्षा नीति को जोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीयता संबंध प्रश्न हो तो हम लोग क्वाड समझौता कर रहे हैं, क्वाड कर रहे हैं, फ्रांस के साथ में हम लोग राफेल लिए हैं, रक्षा समझौता कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण चीन सागर में। तो हमेशा अपने आंसर को समसामयिकी घटनाओं से हमेशा जोड़कर आपको आंसर देना है। प्लस हमेशा आपको सरकार के साथ जाना है, जो सरकार की नीतियां हैं उसका सपोर्ट करना है, नीतियों के पक्ष में आपको लिखना है। हाँ, जहां समालोचना पूछा जाए, आलोचना पूछा जाए वहां तो फिर आलोचना करेंगे, लेकिन ऐसे आपको सरकार के साथ जाना है। आपकी झुकाव किसी दल विशेष या व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, आपको सीधे शासन और संविधान के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। जैसा कि मैं बता, केस स्टडी को आपको देना है। आइए इधर देखिए, और इसके अलावा कुछ बाकी इसके अलावा हमेशा आंसर को टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट। कोई दाएं बाएं बात नहीं बनाना है, जहां से पूछा जाए सीधे शुरू करना है वहीं से। ठीक है, परिचय देंगे, 2-3 लाइन का परिचय तो देना ही, तो परिचय तो उससे रिलेटेड ही रहेगा ना, सीधे टू द पॉइंट लिखना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि 50 वर्ड 100 वर्ड आलतू फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं, मैं खुद भी करता था, इससे आपका समय बर्बाद होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सीधे टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। और है ना, आपको आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, आशावादी होनी चाहिए, और शासन संविधान का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उत्तर लेखन की रणनीति विशेष 5वें रणनीति में आऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि और क्या करना है, कैसे करना है। तब तक चीजों को समझिए और फिर से नोट्स को दोहराइए, बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए। और अपने गुरुदेव अपदीपो भव, कोई किसी को समझा नहीं सकता, महान बना नहीं सकता है, अपने कृष्ण भगवान से और अपने गुरुदेव से मैं आपकी सफलता के लिए दुआ करता हूँ। इसे देखिए, आपको जितना ज्यादा फायदा होगा मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। टीम महाबोधि आपके काम आई, ये हम लोग का सौभाग्य होगा। और आपको भी अधिकारी बन के आपको भी ऐसे ही अपने भाई बंधुओं की सेवा करनी है। तो हमारे चैनल को, अपने चैनल को माबोधि को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। गुरुदक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे, है ना, और मन लगा के पढ़िए, ईश्वर आपके साथ है। और ये चाहेंगे ना प्रभु तो दुनिया को भी ताकत नहीं रोकी, किस्मत और नियति में होगा तो निश्चित रूप से आप अधिकारी बनेंगे। और नियति में होगा यदि अगली बार बनना तो अगले बार ही बनेंगे। परेशान या चिंता होने की कोई बात नहीं है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और आप इसी बार सफल हो जाए। ठीक है।